अच्छा अब तुम जाओ, मैं ढंग से कुछ जरूरी बातें करूंगा, जेलानी ने कहा। वो इमरान को घूरती हुए कमरे से चली गई। फिर जेलानी के कुछ कहने से पहले ही इमरान सवाल कर बैठा, क्या आपने वो चीज इनके हवाले कर दी? सवाल ही नहीं पैदा होता। चीज हवाले करनी होती तो बाजी क्यों तोड़वा बैठता? इमरान ने मुतमईन अंदाज में सर को जुम्बिश दी थी। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, वापसी किस तरह हुई आपकी? एक शरीफ आदमी के बिस्तर पर होश आया था। इसने मुझे बताया कि एक सड़क के किनारे बेहोश पड़ा पाया गया था। वो लोग उठा लाए। होश आने पर मुझे बाजू में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ था। इन्होंने डॉक्टर बुलवाया, तब मालूम हुआ कि फ्रैक्चर है। मालूम होता है कि बेचारों के पास कार नहीं है। क्या मतलब? नौकरों के बयान के मुताबिक आप टैक्सी पर वापस आए थे और कोई आपको पहुंचाने भी नहीं आया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी शख्सियत से वाकिफ हो जाएं, इसलिए मैंने इनसे मजीद कोई मदद लेने से इनकार कर दिया था। अक्लमंदी की बात है, इमरान सर हिलाकर बोला। अच्छा, इन्हें बताया क्या था? यही कि चलते चलते चक्कर आया था, गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चलिए अच्छा ही हुआ, वरना सच बात पुलिस तक पहुंचा देते। बहरहाल तुम ये समझ लो कि जब तक वो चीज इनके कब्जे में नहीं आ जाती, इस वक्त तक मैं जिंदा हूँ। मेरा भी यही ख्याल है कि इस चीज को हासिल कर लेने के बाद वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर बताओ अब क्या करूं? कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाइए। मैंने भी यही सोचा है, लेकिन बेबी का क्या होगा? इन्हें भी साथ ले जाइए। मैं जा ही नहीं सकता, जेलानी झंझला कर बोला। इमरान मुजस्सम सवाल बना इसे देखता रहा। सेठ जेलानी कुछ देर बाद बोला, वापसी पर मुझे मालूम होगा कि मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। मेरे सारे मुलाजिमीन नमक हराम और बेईमान हैं। मैं इन पर एतमाद नहीं कर सकता। अगर इनके सरों पर सवार ना रहूं तो महीने भर में दिवालिया हो जाऊं। तब तो दुश्वारी है, इमरान पुरतशवीश लहजे में बोला। कोई सूरत इसके अलावा और नहीं है कि जैसे तैसे डटा रहूं। मैं आपकी हिम्मत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, आपके किसी शनासा के पास स्याह रंग की फोर्ड भी है? स्याह रंग की फोर्ड? जलानी चौंक कर इसे घूरने लगा। SDA 432 नंबर है, इमरान बोला। ये क्यों पूछ रहे हो? जब हम आपकी तलाश में निकले थे तो एक मखसूस जगह से किसी ने उस गाड़ी में हमारा ताकुब शुरू कर दिया था। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता, जलानी बुड़बुड़ा कर रह गया। और आपने चादर पर वो धब्बा देखा? इमरान बिस्तर की तरफ इशारा करके बोला, क्या ये पहले से मौजूद था? ओह नहीं, हरगिज नहीं। खून? नहीं, खून नहीं है। तब फिर क्या है? खुदा जाने, मुझे तो होश नहीं था। वाकई बहुत अजीब खुशबू थी और इतनी जल्दी जहन पर इसका असर हुआ था कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल सका था। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ये तो अच्छा नहीं लगता कि बॉडीगार्ड पड़ा खराटे लेता रहे और आप फ्रैक्चर मोल लेते फिरें। हद हो गई कि चौकीदार भी पिछली रात खड़े खड़े सो गया था। जी हाँ, उसे भी चक्कर आए थे। हाँ, तो आपने इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया? मैं नहीं जानता। हालांकि गाड़ी के जिक्र पर आप हैरत जाहिर करते हुए कुछ बुड़बुड़ाए थे। नहीं तो आपने कहा था कि मैं तस्वर भी नहीं कर सकता। मुझे तो याद नहीं, मैं ऐसी बात क्यों करता जबकि मैं इस नंबर की गाड़ी के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता। आपकी मर्जी, इमरान शाने से कोड़ कर बोला। तुम्हें यकीन नहीं आया? वो इमरान को घूरे जा रहा था। नहीं जनाब, आखिर आप किसे बचाना चाहते हैं? तुम बहुत शक्की हो। अरे एक बच्चा भी आपके हैरत के तासुरात से अंदाजा लगा सकता है कि आप जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। स्याह फोर्ड के हवाले पर आप चौंके भी थे और नंबर सुनकर तो आपका चेहरा देखने के काबिल था, जैसे समात पर यकीन न आ रहा हो। खत्म करो इस बात को। इसके बाद मेरा मसरफ जनाब आला। क्या ये कम है कि मैं तुम्हारी मौजूदगी में एक खास किस्म की तकवीयत महसूस करता हूँ? आपकी मर्जी, मैं तो हलाल की खाना चाहता हूँ। मगर ये तो बताओ कि तुम दोनों मुझे कहाँ तलाश कर रहे थे? बस क्या बताऊं जनाब, भटकते फिर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बड़ी मुश्किल से मिस साहिब को पुलिस से राब्ता कायम करने से रोका था। ये तुमने बड़ा अच्छा किया। यही नहीं, बल्कि एक काम और भी किया था मैंने, जिसे आप यकीनन पसंद फरमाएंगे। वो क्या? इन्हें मोहतरमा सादिया की तरफ नहीं जाने दिया। क्या मतलब? जेलानी झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। अरे अरे, बैठ जाइए। क्या आप भूल गए कि बाजू की हड्डी क्रैक हो गई है? बेहतियाती से दर्द बढ़ेगा। तुम किस सादिया की बात कर रहे हो? जेलानी आंखें निकाल कर बोला और इमरान बौखलाहट में अपना सर सहलाने लगा। बताओ, बोलते क्यों नहीं? बहुत सारी सईदियाएं होंगी तो निशानदेही भी करूं। समझ में नहीं आता कि इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है। तो तुम इस हद तक मेरी टोह में रहते हो, लेकिन इसे कैसे मालूम हुआ? जी बस बौखलाहट में मेरी जुबान से निकल गया था।
तुम आखिर हो क्या चीज? नाचीज के अलावा और कुछ नहीं हूँ, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। क्या तुम्हें सादिया की कायमगाह मालूम है? जी हाँ, और पैरे वाली लाइन में 11वां बंगला। तो वो वहां जाना चाहती थी, मगर क्यों? इन्हें शुबा हो गया है कि लेडी डॉक्टर ज़ेबा आपकी शादी सादिया से कराना चाहती हैं। ला हौला वला कुव्वत, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? मेरी ही गलती समझ लीजिए। ब्लड प्रेशर के सिलसिले में ज़ेबा का नाम आ गया था जुबान पर। दिल चाहता है कि तुम्हें पीट कर रख दूं, जेलानी दांत पीस कर बोला। वाकई पीट डालिए, शायद इस तरह मुझे सुकून मिल सके। लेकिन इससे एक फायदा जरूर हुआ, आपसे मुत्तलिक साहिबजादी के ख्यालात मालूम हो गए। अब अपनी कोई तीसरी हमाकत बयान करोगे? जेलानी गुर्राया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, भले इनके ख्यालात से मुझे क्या सरोकार? क्या कहा था इसने? इमरान ने मुड़कर चोर नजरों से दरवाजे की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, इनका ख्याल है कि आपको कोई हादसा पेश नहीं आया, बल्कि आपने गायब हो जाने का ड्रामा किया है। तुम होश में हो या नहीं? लानत हो झूठे पर, आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? 350 रुपए में बिक तो नहीं गया आपके हाथों? खैर खैर, और क्या कह रही थी? कह रही थी कि आप 2 दिन बाद बहालत खराब वापस आकर इतला देंगे कि इन पुरस्कार नकाबपोशों ने जबरदस्ती आपकी शादी करा दी। अगर आप शादी ना करते तो आपको गोली मार दी जाती। जलानी कराहता हुआ बैठ गया। मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि नकलो हरकत के सिलसिले में मोहतात रहिए, वरना दर्द बढ़ जाएगा। बस अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। घर ही से नहीं, अपने कमरे में जाओ, जलानी जोर से धाड़ा। इन्हें रोजा मैक्सवेल के साथी की तलाश थी और अब ये काम किसी कदर आसान हो गया था, क्योंकि रोजा से इसकी तस्वीर मिल गई थी। नीमो और सफदर इस मुहिम पर निकले थे। बाहर से आने वालों के रिकॉर्ड चेक किए गए, लेकिन ना कहीं वो नाम दिखाई दिया और ना वो तस्वीर नजर आई। रोजा के बयान के मुताबिक वो जैक्सन बार्ड नामी एक जर्मन था। पिछले कई माह के रिकॉर्ड में भी इसका सुराग ना मिल सका। अकलों पर पत्थर पड़ गए हैं। सफदर आखिरकार बोला, क्या हुआ? नीमू ने चौंक कर कहा, हमें दरअसल इब्तिदा इस होटल से करनी चाहिए थी जहां वो ठहरा था, यानी इंटरनेशनल से। बिल्कुल सामने की बात थी। पहले वहां तस्दीक होनी चाहिए कि वहां इस नाम का कोई आदमी इन तारीखों में मुकीम भी था या नहीं। लेकिन जनाब, असिस्टेंट मैनेजर ने कहा, वो कोई सफेद फार्म आदमी नहीं था। जमैका से आया था और किसी स्याह फार्म नस्ल से ताल्लुक रखता था, शायद नेग्रो। चेहरे की बनावट और खदोखाल से यही मालूम होता था कि उसके अजदाद नेग्रो रहे होंगे। बड़ी अजीब बात है कि आपने इसे इस तफसील के साथ याद रखा, जबकि यहाँ रोजाना दर्जनों आते जाते रहते होंगे। सफदर बोला, याद रह जाने की वजह है जनाब, बहुत अच्छा सिंगर था। कभी कभी रिक्सिएशन हॉल में रक्स की मौसीकी पर गाना शुरू कर देता था और इसके गिर्द नौजवानों की भीड़ लग जाती थी। पासपोर्ट था इसके पास? यकीनन था, वरना मालूम कैसे होता कि कहाँ का बाशिंदा है? असिस्टेंट मैनेजर ने कहकर मेज पर रखी हुई घंटी बजाई थी और चपड़ासी अंदर आया था। बाहर वालों का रजिस्टर ले आओ, इसने कहा। चपड़ासी चला गया और थोड़ी देर बाद वो इस रजिस्टर पर झुके हुए थे जिसमें गैर मुल्की ग्राहकों का इंदराज होता था। सफदर ने जैक्सन बार्ड से मुतल्लिक तफसील नोट की और एक बार फिर इन्हें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाना पड़ा। अब तो जैक्सन बार्ड की आमद की सही तारीख भी मालूम हो चुकी थी, इसलिए कागजात निकलवाने में दुश्वारी पेश ना आई। हेडक्वार्टर में X2 के एजेंट ने कागजात फौरी तौर पर निकलवाए और इनके सामने रख दिए। जैक्सन बार्ड जमैका ही से आया था और वापस भी चला गया था। हद तेरे की, नीमू पेशानी पर हाथ मार कर बोला, ये हुई है। अब रोजा मैक्सवेल के साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी। बरत चुके, तुम्हें बड़े प्यार से देखा करती है। सिवाय प्यार के और कुछ नहीं पड़ सकते औरतों की आंखों में। प्यार के अलावा वहां और कुछ होता ही नहीं। अच्छा प्यारे खान, अब वापस चलो, इससे भी दो बातें हो जाएं, इस शर्त पर कि तुम इस यतीम यसीर से सख्त लहजे में गुफ्तगू नहीं करोगे। जरूरत पड़ी तो 2-4 थप्पड़ भी रसीद कर दूंगा। यार, आदमियत के जामे में रहा करो। तुमने अपने लिए ये पेशा गलत मुंतखब किया है। बड़े अच्छे मेल नर्स साबित होते। सवाल ये है कि तुम्हें प्यार से क्यों देखती है, मुझे क्यों नहीं देखती? इसी से पूछ लेना, सफदर बेजारी से बोला। रोजा मैक्सवेल को मॉडल टाउन के एक छोटी सी इमारत में रखा गया था और अब तक इसे यही बावर कराने की कोशिश की जाती रही थी कि वो अपने ही आदमियों के दरमियान है। लेकिन जेम्सन बार्ड से मुतल्लिक नए इंकिशाफ की बिना पर इन्हें अपने तरीक़ेकार पर नजरसानी करने की जरूरत पेश आ गई थी। सफदर ने फोन पर X2 से राब्ता कायम करके इसे नई सूरत हाल से आगाह किया और दूसरी तरफ से आवाज आई, अब तुम्हें अपना रवैया बदल देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था जनाब। नीमू ने इस कमरे में कुछ आवाजें भी रिकॉर्ड की थीं। जी हाँ,
لیکن ابھی تک ہم نے ان کے سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ نہیں کی۔ یہی مناسب وقت ہے کہ اسے حقیقت کا علم ہو جائے۔ بہت بہتر جناب۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا تھا۔ پھر وہ دونوں روزا میکسویل کے کمرے میں پہنچے تھے۔ نیمو نے اپنا بریف کیس میز پر رکھ دیا اور صفدر خاموشی سے روزا کی طرف دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے؟ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ جیکسن بارٹ تمہارے بیان کے مطابق کوئی جرمن تھا۔ ہاں، میں نے یہی کہا تھا، اور سفید فام بھی۔ تم تو اس طرح پوچھ رہے ہو جیسے میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ تم نے غلط بیانی ہی سے کام لیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ان دنوں انٹرنیشنل کے اس کمرے میں بلا شبہ ایک جیکسن بارٹ ٹھہرا ہوا تھا، لیکن وہ کوئی سفید فام جرمن نہیں تھا۔ پھر کون تھا؟ ایک جمیکن نیگرو۔ ناممکن! وہ بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اور تم نے یہ بھی غلط کہا تھا کہ اس عورت کے علاوہ یہاں تمہاری کسی اور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ روزا جھنجھلا گئی۔ صفدر نے نیمو کی طرف دیکھا اور وہ اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ اس نے اس میں سے ایک چھوٹا سا کیسٹ پلیئر نکالا اور اس کا سوئچ آن کر دیا۔ ایک عورت اور ایک مرد کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ زبان انگریزی تھی اور لہجہ بھی غیر ملکی تھا۔ اوہ، یہ ثبوت پیش کیا ہے تم نے؟ روزا کہہ کر ہنس پڑی۔ ہاں، یہ آوازیں تمہارے کمرے میں سنی گئی تھی۔ ٹھہرو، بتاتی ہوں کہ کیسی سنی گئی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ وہاں سے اپنا سوٹ کیس اٹھا لائی تھی اور پھر اس نے بھی ایک ٹیپ ریکارڈر اس میں سے نکالا۔ کیسٹ کو ریوائنڈ کیا اور اس کے ٹیپ ریکارڈ سے بھی وہی آوازیں نکلنے لگیں۔ صفدر اور نیمو حیرت سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ بالآخر صفدر بولا، اس کا مطلب مرد کی آواز کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ جیکسن بارٹ کی آواز ہے جسے مجھے ملنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ میک اپ میں ہو، اس لیے میں اسے آواز ہی سے پہچاننے کی کوشش کر سکوں، اور اسے بھی وضاحت کے ساتھ علم نہ ہوگا کہ اس سے ملنے کون آ رہا ہے۔ حالات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کے پاس میری تصویر ہو۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ جرمن کسی سیاہ فام جمیکن کے میک اپ میں تھا؟ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی سفید فام کسی سیاہ فام کے میک اپ میں ہو۔ مجھے تو یہ ناممکن ہی معلوم ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر یک بیک چونک کر بولی، تم اس طرح سوالات کر رہے ہو جیسے وہ جملہ پورے کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ بات پوری کرو۔ کچھ نہیں، روزا نے کہا، لیکن اس کے انداز سے خوفزدگی جھانک رہی تھی۔ غالباً تم یہ کہنا چاہتی تھی کہ کہیں غلط ہاتھوں میں تو نہیں پڑ گئیں۔ کیا ان حالات میں مجھے نہ سوچنا چاہیے؟ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تم بھی حقیقتاً وہی ہو یا نہیں۔ کون نہیں ہوں؟ روزا میکسویل، تم میرا پاسپورٹ دیکھ سکتے ہو۔ کوڈ نیم کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ روزا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا خیال غلط نہیں ہے کہ یہ کوئی اناڑی خاتون ہے؟ صفدر نے نیمو سے کہا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کس قسم کی گفتگو ہے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ تم محض ایک ڈمی ہو۔ سنو، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی کہ مجھے جیکسن بارٹ سے ملنا ہے۔ یہ سارے الجھاوے میری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ کوئی الجھاوا نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہاں کا محکمہ سراغ رسانی ہمارے خلاف حرکت میں آ گیا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس نے ہمارے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ یہی معلوم کرنے کے لیے تم بحیثیت ڈمی یہاں بھیجی گئی ہو۔ ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ محکمہ کس زاویے سے حملہ آور ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک بار پھر بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، صفدر ہاتھ اٹھا کر بولا۔ انہیں کم از کم تم جیسی سادہ لوگ خاتون کو نہ بھیجنا چاہیے تھا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ محکمہ سراغ رسانی کی کیا بات کر رہے تھے؟ کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں کیوں آئی تھیں؟ مجھے جیکسن بارٹ کو صرف یہ اطلاع دینی تھی کہ وہ لوگ مال وصول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد میری واپسی کا ذمہ دار جیکسن بارٹ ہی ہوتا۔ اس پیغام رسانی کے صلے میں انہوں نے $5000 تہران میں میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں۔ کون لوگ کیسا مال وصول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ میں نہیں جانتی۔ میری ایک دوست نے تہران کے ایک تاجر سے ملایا تھا۔ اس نے اتنی معمولی سے کام کا آفر دیا، معاوضہ معقول سے بھی زیادہ تھا، اور سفر مفت، تفریح مفت، واپسی کا سفر جیکسن بارٹ کے ذمے۔ میں تیار ہو گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق پولیس سے بھی ہو سکتا ہے تو میں ہرگز تیار نہ ہوتی۔ کیا چرس یا دوسری منشیات کی غیر قانونی تجارت کا خیال نہیں آیا تھا تمہیں؟ اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتی تھی؟ یقیناً خیال آیا تھا۔ تو پھر اگر منشیات کی تجارت کا معاملہ بھی تھا تو مجھے اس سے کیا سروکار؟ مجھے تو صرف ایک پیغام پہنچانا تھا اور پھر واپسی۔ لیکن اب زحمت میں پڑ گئی ہو۔ اب کیا ہوگا؟ خدا کے لیے مجھے کسی طرح واپس بھجوا دو۔ تمہیں واپس بھجوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ تمہارے لیے 2 ہی صورتیں ہیں،
या तो तन बतकदीर बैठी रहो और देखो कि हालात कौन सा रुख इख्तियार करते हैं, या खुद ही पुलिस के पास पहुंच जाओ। लेकिन तुम किसी तरह भी इसे साबित ना कर सकोगी कि तेहरान के किसी ताजिर ने तुम्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि तुम खुद को सयाह जाहिर कर चुकी हो। कागजात पर यही तहरीर है। खुदावंद, मैं किस मुसीबत में पड़ गई। मेरी दानस्त में तुम्हारे लिए पहली ही सूरत मुनासिब रहेगी। तो इस औरत का ताल्लुक पुलिस से था जिसने मेरे लिए हमदर्दी जाहिर की थी। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसके बाद से फिर कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन तुम्हारी पुलिस में किसी गैर मुल्की औरत का क्या काम? हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो कौन थी। क्या ये मुमकिन है कि वो पैगाम तुम लोग वसूल करके मेरी वापसी का इंतजाम कर दो? हमें सिर्फ अपने काम से काम होता है। तेहरान वाले हमें किसी बात पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं इंसानियत के नाम पर तुमसे अपील करती हूँ, मेरी मदद करो, वरना मेरा पूरा कैरियर तबाह हो जाएगा। मैं वहाँ शोबा आसार कदीमा में तालीम हासिल कर रही हूँ। 5000 के एवज तुमने अपना मुस्तकबिल दूसरों के हवाले कर दिया है। बस हो गई हमाकत। मुझे तुम पर बेतहाशा तरस आ रहा है, लेकिन मैं भी किसी को जवाबदेह हूँ। इसी के सामने मेरा मामला पेश करके रहम की अपील करो। वो किसी की नहीं सुनता, अपने बनाए हुए चंद असूलों का असीर है। खैर, हम देखेंगे कि तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। फिलहाल तुम सिर्फ आराम करो, सफदर ने कहा और नीमू को वापसी का इशारा करता हुआ इमारत से बाहर निकल आया। अब हम साइको मेंशन का रुख नहीं करेंगे, इसने कहा। क्यों? नीमू ने इसे गौर से देखते हुए पूछा। अगर ये वाकई डमी है तो कुछ लोग यकीनी तौर पर हमारी निगरानी कर रहे होंगे। मेरा भी यही ख्याल है। हालात से हम पूरी तरह आगाह नहीं हैं, सफदर ने गाड़ी की अगली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा। इसलिए बहुत ज्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। इसके बावजूद भी तुमने उससे बहुत कुछ उगलवा लिया। नीमू स्टीयरिंग संभालता हुआ बोला। गाड़ी हरकत में आई थी और नीमू ने अकबनुमा आईने के जाविये में तब्दीली की थी। कुछ दूर चलने के बाद इसने कहा, इमारत के बाएं बाजू से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अगर वो हकीकतन गाड़ी का ताकुब करती है तो रोजा मैक्सवेल से भी ज्यादा अहम हो सकता है वो शख्स, क्योंकि रोजा तो महज डमी है। नीमू ने एक गली में गाड़ी मोड़ दी थी और फिर थोड़ी ही देर बाद तस्दीक हो गई थी कि मोटरसाइकिल सवार इनका ताकुब ही कर रहा था। गजाला की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर सादिया वाली कहानी दुरुस्त थी, तब भी वो इस वाक़े के बाद वो अपने बाप से तो कुछ नहीं पूछ सकती थी। लिहाजा एक बार फिर उसने ढंप ही का गिरेबान पकड़ने की कोशिश कर डाली। वो तो मैंने हवाई छोड़ दी थी, इमरान बड़ी ढिठाई से बोला। क्या मतलब? आपने जो रोना शुरू कर दिया था तो आखिर चुप किस तरह होती? खवातीन को रोते देखकर मुझ पर बौखलाहट का दौरा पड़ जाता है। तो तुमने डैडी पर झूठा इल्जाम लगाया था। आपका रोना बंद कराने के लिए पिछली 7 पुश्तों पर भी इल्जाम लगा सकता था। अगर मैं डैडी को बता दूं तो? मैंने कब कहा है कि ना बताइए? इसके बाद फिर ना टिक सकोगे यहाँ, तब तो जरूर बताइए। क्या मतलब? मैं खुद ही निकल भागना चाहता हूँ इन वाकयात के बाद। भगोड़े तो हो ही, पता नहीं कहाँ से भाग कर यहाँ आए हो। जो कुछ दिल चाहे समझिए, यहाँ तो जान के लाले पड़े हुए हैं। बीच सड़क पर बुरखा ओढ़ने वाली हरकत भी जिंदगी भर याद रहेगी। ये ना करता तो सादिया को कहाँ से पैदा करता जिसका कोई वजूद नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, आप सर हो रही थी कि आपको सादिया के पास ले चलूं। मैंने आपका ध्यान बटाने के लिए आपसे ताकुब की तफसील पूछी और बुरके का नाम सुनते ही वो तदबीर कर डाली जिसकी बिना पर आपको घर ही की तरफ भागते बनी। अव्वल दर्जे के फ्रॉड हो। अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर यहाँ से कब भाग रहे हो? जब तक कि खुद सेठ साहब कान पकड़कर निकाल बाहर ना करें। और तुम इन्हें उस पर मजबूर कर दोगे? शायद ऐसा ना कर सकूं। सेठ साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, इन्हें धोखा नहीं दे सकता। मुझे बेवकूफ बना सकते हो? वो आंखें निकाल कर बोली। बेवकूफ नहीं बनाया था, अपनी जान बचाई थी। आखिर मैं आपको सादिया के नाम पर कहाँ ले जाता? अगर मैं डैडी से पूछ ही बैठी तो मैं पूरा वाकया दोहरा कर इनसे माफी मांग लेता। दरअसल मुफ्तखोरे हो, आपके डैडी ऐसा नहीं समझते, वरना मैं यहाँ टिक नहीं सकता था। तुमने अभी तक किया ही क्या है? तुम्हारी मौजूदगी में डैडी पर यह सब कुछ गुजर गई। अगर सेठ साहब मुझे बता देते कि वो घर में भी महफूज नहीं है तो मैं कोई और तदबीर करता। तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें बनाने के माहिर हो। क्या आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। बात पूरी तरह समझ में आ गई, इमरान सर हिलाकर बोला। कौन सी बात समझ में आ गई? इन वाकयात के पीछे आपका हाथ मालूम होता है। ये क्या बकवास है? आप जल्द अज जल्द अपने डैडी की दौलत पर कब्जा जमाना चाहती हैं। कत्ल का इल्जाम इन नामालूम लोगों के सर जाएगा। तुम्हारा कीमा करके रख दूंगी। वो इसकी तरफ झपटी थी और वो बाग खड़ा हुआ था। राहदारी में जिलानी सेठ से मतभीड़ हो गई। वो रुका था लेकिन इमरान आगे बढ़ता चला गया।
غزالہ اس کے پیچھے تھی۔ ٹھہرو، جیلانی نے گرج کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ ہی غزالہ کا بازو بھی پکڑ لیا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی بولی، مجھے چھوڑ دیجئے، جان سے مار دوں گی۔ بات کیا ہے؟ جیلانی کو سچ مچ غصہ آ گیا۔ کہتا ہے کہ میں آپ کو مار ڈالنا چاہتی ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اسی سے پوچھئے۔ کہتا ہے جلد از جلد آپ کی دولت پر قبضہ کر لینے کے لیے میں نے یہ چکر چلایا ہے۔ خدا نخواستہ آپ کو قتل کر دوں گی اور الزام ان نقاب پوشوں کے سر جائے گا۔ اوہ، تم بھی احمق ہو گئی اس کے ساتھ، بیوقوف آدمی ہے۔ تو پھر فوراً نکال باہر کیجئے اس بیوقوف آدمی کو۔ دفتن عمران پھر راہداری کے سرے پر دکھائی دیا اور ہاتھ ہلا کر بولا، ہاں ہاں، نکال باہر کیجئے، میں کب ٹکنا چاہتا ہوں یہاں، چلو ادھر آؤ۔ جیلانی آنکھیں نکال کر بولا، انہیں ہٹا دیجئے، پھر قریب آ سکتا ہوں۔ میں تو ایک اچھا مشورہ دینے گیا تھا، انہوں نے خود ہی ادھر ادھر کی باتیں نکالی اور پھر مجھے جان سے مار دینے پر تل گئیں۔ میں کہتا ہوں ادھر آؤ۔ جیلانی غرایا۔ عمران سہما سہما سا قریب پہنچا تھا اور اس طرح غزالہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا جیسے اس کے غافل ہوتے ہی وہ ہاتھ چھوڑ دے گی۔ یہ تم اس طرح کیا بکواس کر رہے تھے؟ جیلانی نے قہر آلود لہجے میں پوچھا۔ تو پھر کیا کرتا؟ جب میری سیدھی سادی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں یہ کہنے گیا تھا کہ اب مس صاحب وقت بے وقت گھر سے نکلنا چھوڑ دیں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، جیلانی بولا۔ اگر خدا نخواستہ تم پر کوئی حادثہ گزر گیا تو مجھے ان کے سامنے سر جھکا دینا پڑے گا، لیکن آپ تو گھر ہی پر تھے جب آپ پر حادثہ گزرا۔ غزالہ بول پڑی، یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جیلانی کا لہجہ پرتشویش تھا۔ اس کی فکر نہیں، اب تو کوئی یہاں قدم رکھ کر دیکھے، راتوں کو جاگ کر نگرانی کروں گا۔ کیا وہ خوشبو فلمی گیت گاتی ہوئی آتی ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ گے؟ غزالہ جل کر بولی، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عمران بکھلا کر بولا، تم اس سے باتوں میں نہیں جیت سکو گے۔ جیلانی ہنس پڑا، پھر سسکاری لی۔ شاید اس کے بازو کو ہنسنے سے جھٹکا لگا تھا۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا تھا اور ٹھنڈی سانس لی تھی۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ جیلانی نے دونوں سے اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے کو کہا تھا، پھر وہ شام کی چائے کے وقت تک کمروں سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ڈرائنگ روم میں دونوں کی ملاقات پھر ہوئی۔ جیلانی سیٹ اپنی خوابگاہ میں تھا، شاید اسے چائے وہیں بھجوائی گئی تھی۔ عمران خاموشی سے چائے پیتا رہا، نظر اٹھا کر غزالہ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، لیکن غزالہ کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ آخر بول ہی پڑی تھی، آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ دنیا کا مظلوم ترین آدمی، جس کی ہمدردی کی باتوں پر بھی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ تم خود بات بڑھاتے ہو، تمہیں اتنی بے دردی سے اظہار خیال نہ کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر میرا دماغ بہت تیز ہو گیا ہے، سارے امکانات کا جائزہ لینے کی عادت ہو گئی ہے۔ ویسے اگر آپ کو اس سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں تھوڑی دیر بعد تمہیں معاف کر دینے کو دل چاہتا ہے۔ شکریہ۔ سنو، ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے۔ وہ آگے جھک کر رازدارانہ انداز میں بولی۔ کہیے کہیے، عمران نے پر اشتیاق لہجے میں کہا۔ ڈیڈی ضدی ہیں، کھلی ہوئی بات ہے، بازو توڑوا لیا لیکن ٹھس سے مس نہ ہوئے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ اب مجھ پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ میری زندگی میں تو یہ ناممکن ہے، عمران نے میز پر ہاتھ مار کر غصیلے لہجے میں کہا۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، تم نے کیا بگاڑ لیا ان کا؟ سڑک پر سے اٹھا لیے گئے تھے، ڈیڈی کو وہ گھر سے لے گئے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ فضول باتیں کر رہے ہو، میری تجویز بھی تو سنو۔ او ہاں، کہیے کہیے، کیوں نہ ہم دونوں اپنے طور پر اس چیز کی تلاش کریں؟ نہیں صاحب، عمران دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، سیٹھ صاحب مجھے گولی مار دیں گے۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے گا، اس کے تصور سے ہی میرا دم نکل رہا ہے۔ تو پھر تم ہم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تم بتاؤ، انسانی زندگیاں زیادہ اہم ہیں یا وہ نامعلوم چیز؟ انسانی زندگیاں، عمران طویل سانس لے کر بولا۔ مزاج کا ضدی پن عقل سلیم کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر ایسے آدمی کی مدد نہ کی جائے تو وہ بالآخر ڈوب ہی جاتا ہے۔ مدد ہی کرنے کے لیے تو میں یہاں ہوں، لیکن مدد کس طرح کی جائے؟ خاموشی سے اس چیز کو تلاش کر کے ان لوگوں کے حوالے کر دیں۔ بڑی آسانی سے یہ بات آپ کی زبان سے پھسل تو گئی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی نوعیت ہی کا علم نہیں ہے۔ ہم تلاش کیا کریں گے؟ کوئی ایسی چیز جو بہت اہم ہو۔ ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، خدا کے لیے ٹھہر جائیے، مجھے پسینے آ رہے ہیں۔ ارے باپ رے، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ایسی ہی ایک چیز یاد آ رہی ہے، وہ ایک دانت تھا کسی آدمی کا، دانت میرے دادا جان کے قبضے میں تھا، پورا خاندان تباہ ہو گیا اور آخری فرد یعنی خاندان کا آخری چشم و چراغ
इसी तरह धक्के खाता फिर रहा हूँ। क्या बक रहे हो? वो अफ्रीका के एक जादूगर का दान था जो कर्नल ढम के हाथों टूटा था। मुझे खौफजदा करने की कोशिश ना करो। फिर जरूरी नहीं कि वो खतरनाक चीज सेठ साहब ने घर ही में रखी हो, घर के अलावा और कहीं ना होगी। तब तो वो लोग नीरे चौगत मालूम होते हैं। निहायत आसान तदबीर थी। खुशबू का हमला घर के हर फर्द पर असरअंदाज होता और निहायत इत्मीनान से पूरा बंगला उलट पुलट कर रख देते। इसके बावजूद भी वो चीज ना मिलती। ओह, इमरान इसे गौर से देखता हुआ बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई ऐसी जगह भी है जिसका इल्म आप दोनों के अलावा और किसी को नहीं। आहिस्ता बोलो। इसने चारों तरफ देखते हुए सरगोशी की। इमरान कुछ और आगे झुक आया। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, तहखाना, जिसका इल्म हम दोनों के अलावा और किसी को नहीं, लेकिन वहां तन्हा जाते हुए मुझे खौफ महसूस होता है। पहले कभी गई हैं? बचपन में एक बार खुद डैडी ले गए थे और मुझे देर तक समझाते रहे थे कि मैं इसका तस्करा किसी से भी ना करूं। तब तो मुमकिन है। इमरान सर हिलाकर बोला, मैं रास्ता जानती हूँ, लेकिन मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि इस स्लैब को इसकी जगह से हटा सकूं। ये मैं कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि बात तुम्हारी जात से आगे नहीं बढ़ेगी? कतई नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको यकीन दिलाना मेरे बस से बाहर है। क्राइस्ट और मुकद्दस मरियम की कसम खाओ, मुझे यकीन आ जाएगा। मैं इन दोनों को इस झगड़े में नहीं डालना चाहता, ख्वाह आप मुझ पर एतमाद करें या ना करें। बस तो फिर रहने दो। वो लोग मुझे उठा ले जाएंगे और डैडी को धमकाएंगे कि अगर इन्होंने वो चीज इनके हवाले ना की तो वो मुझे मार डालेंगे। ये काम तो इन्हें बहुत पहले कर डालना चाहिए था। ख्वामख्वाह इतनी देर लगाई। तुम होश में तो हो? गजाला भड़क उठी। होश में होता तो ये जरूर सोचता कि आखिर मुझ में कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि मेरे यहाँ आते ही इन्हें इस किस्म की तदबीरें सूझने लगी। ओह, वो आंखें निकाल कर रह गई। थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर सर हिलाकर बोली, वाकई ये बात भी काबिल गौर है कि जब तक तुम इस पलिया पर नहीं दिखाई दिए हम नॉर्मल किस्म की जिंदगी गुजारते रहे थे और मुझे डैडी के किसी ऐसे राज का इल्म नहीं हुआ था। सोचे जाइए, मैं तो चला। इमरान उठता हुआ बोला, मुलाजमत भी मिली तो मक्खियां पैदा करके मारने वाली। बैठो, गजाला ने तहकमाना लहजे में कहा, मुझ पर रहम कीजिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इमरान फिर वहां नहीं ठहरा था। गजाला दांत पीसती रह गई। उसी की तवज्जो दिलाने पर उसका जहन इस हकीकत की तरफ मबजूल हुआ था कि इसकी आमद से कबल वो लोग बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे और ये कहानी एक हामला कुतिया से शुरू हुई थी। वो सोचती रही और इसका जहन इन मामलात में उलझता ही चला गया। ढम की आमद और उसकी हैसियत मुअम्मा बनकर रह गई थी। आखिरकार वो उठी और इसी जहनी कैफियत समेत जिलानी सेठ के सामने जा पहुंची। वो आराम कुर्सी पर नीम दराज था और ना जाने क्यों उसने ख्वाबगाह का दरवाजा खुला ही रखा था। आंखें बंद थी। वो करीब जा खड़ी हुई, लेकिन इसने आंखें ना खोली। फिर उल्टे पांव वापस ही होने वाली थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और इमरान बरामद होता नजर आया। गजाला ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। इमरान ने हाथ उठाकर कहा, दरवाजा बंद कर दीजिए और बैठ जाइए। आहिस्ता बोलो, वो झंझला कर बोली, जाग पड़ेंगे, सर पर ढोल बजाने से भी नहीं जाग सकते। इमरान ने बड़े इत्मीनान से कहा और आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। क्या मतलब? इत्मीनान से बैठ जाइए, जरूरी मशवरा। आखिर डैडी, वो पुरतशवीश नजरों से जिलानी की तरफ देख कर रह गई। बेफिक्र रहिए, सिर्फ गहरी नींद है, कोई खास बात नहीं। कैसी नींद है? ये तो पैरों की छाप से भी जाग जाते हैं। मैंने इन्हें सुला दिया, तकलीफ ज्यादा थी, नींद का इंजेक्शन दिया है। आखिर बात क्या है, जल्दी बताओ वरना मेरे दिमाग की कोई रग फट जाएगी। आपने इब्तिदा में कहा था कि आप अपने बाप को किसी गैर कानूनी मामले में मुलविस देखना पसंद नहीं करेंगी और अब भी यही कहती हूँ। तो फिर मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि इनका वो बाजू कतई महफूज है। फ्रैक्चर तो बड़ी चीज है, कहीं हल्की सी खराश भी नहीं है। ये तो आप जानती ही हैं, जिस हिस्से में फ्रैक्चर होता है इस पर वर्म भी आ जाता है। यकीनी बात है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। शाने से लेकर उंगलियों तक कहीं मामूली सा वर्म भी नहीं है। ये तो बैंडेज इस तरह की गई है कि ऊपर से सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। इमरान ने जिलानी की चोट खाए हुए बाजू को पट्टियों की बंदिश से आजाद करना शुरू किया था और फिर जरा ही सी देर में गजाला को इसके बयान पर यकीन कर लेना पड़ा था। पूरा हाथ बिल्कुल ठीक था, इस पर कहीं हल्की सी खराश भी नहीं पाई जाती थी। इसकी जुबान ही कंग होकर रह गई। इमरान को दोबारा पट्टी बांधते देखती रही। पहले ही किसी तरह बैंडेज कर देने के बाद वो इसकी तरफ मुड़ा। गजाला सर झुकाए खड़ी थी। फिर इमरान ने उसे बाहर चलने का इशारा किया। इसने खामोशी से तामील की। इमरान भी इसके साथ ही कमरे से निकला था। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर वो ड्राइंग रूम में आए। मैं नहीं समझ सकती कि आखिर ये सब कुछ क्या है, वो बिल आखिर बोली थी।
समझ तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन है कोई बड़ा चक्कर। तुमने इन्हें बेहोश कैसे किया था? वो सोने से कबल नींद का इंजेक्शन लेने के आदी मालूम होते हैं। मेरे लिए ये भी नई इतला है। मैं बगौर इन्हें देखता रहा हूँ। आज मैंने नींद वाली दवा के एम्पल की जगह बेहोशी तारी कर देने वाली दवा का एम्पल रख दिया था, लिहाजा इन्होंने खुद ही अपने ऊपर बेहोशी तारी कर ली। तुमने ऐसा क्यों किया था? हाथ की बैंडेज खोलकर अपनी शुबहे की तस्दीक करना चाहता था। मुझे पहली ही नजर में शुबा हो गया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों? मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ इन्होंने मेरी असलियत मालूम करने के लिए किया है। इमरान हंसकर बोला, मैं नहीं समझी। शायद वो मुझे CID से मुतल्लिक समझते हैं। चूंकि वो कुतिया आपकी कयामगाह से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए। तो क्या तुम सचमुच CID के आदमी नहीं हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर तुम कौन हो? नोबल ढंप, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर वो सचमुच किसी गैर कानूनी मामले में मुलविस हुए तो तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगी आप। मम्मा, मैं क्या करूंगी? इन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश करेंगी। मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार होंगी अगर तुम पुलिस को इत्ला देने की बजाय मेरी मदद करो। मैं यही करूंगा, आप मुतमईन रहिए। तो वो सब कुछ फ्रॉड था। वो पांचों का पोश डैडी ही के आदमी थे। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है वो सब कुछ सच ही हो, लेकिन इस चीज के बारे में सोचिए जो इनके कब्जे में है। अगर उसे असूलन पुलिस के कब्जे में होना चाहिए तो अपने कब्जे में रखना गैर कानूनी ही हरकत तो हुई। हाँ, ये दुरुस्त है। दोनों पार्टियां, मेरा मतलब है आपके डैडी और इनके मुखालिफिन, दोनों ही इसके सिलसिले में पुलिस से रजू करने से गुरेज कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि पुलिस की नजरों में इसका किसी के कब्जे में भी होना गैर कानूनी अमर हो सकता है। बात समझ में आने वाली है। लिहाजा आप इनके होश में आ जाने से कबल ही हमें फैसला कर लेना चाहिए कि हमारा अगला इकदाम क्या हो। तुम बताओ, क्या करना चाहिए? मैं तो फिलहाल जहनी तौर पर मफलूज होकर रह गई हूँ। सबसे पहले तो हमें ऐसा बन जाना होगा जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। इन्हें कतई एहसास ना होने देना चाहिए कि हमारी दानस्त में वो जख्मी होने की अदाकारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो फिर मैं आपकी इस तजवीज को अमली जमा पहनाने की कोशिश करूंगा कि इस चीज को तलाश किया जाए। पहले हम उसकी नौयत का अंदाजा लगाएंगे, फिर इसके मुताबिक ही तरीक़ाकार मुतय्यन करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ ढंप, मेरी समझ में नहीं आता। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन आपका ताउन शर्त है। मैं हर तरह तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, बात बात पर उलझिएगा भी नहीं। मैं वादा करती हूँ कि खुद को काबू में रखूंगी। बस तो फिर आपकी तजवीज के मुताबिक इब्तिदा तहखाने ही से करेंगे। अब मुझे खौफ मालूम हो रहा है, पता नहीं क्या चीज सामने आए। देखिए, ये काम तो करना ही है किसी न किसी तरह। हाँ, मैं अपना दिल मजबूत करने की कोशिश करूंगी। आपका दिल मजबूत है, आप बहुत दलेर हैं, लेकिन इस इंकिशाफ के बाद से मेरे आसाब जवाब देते जा रहे हैं। ओह, कोई खास बात नहीं, आदमी ही गलतियां करता है और फिर इनकी इस्लाह भी कर लेता है। मैं हूँ या आपके डैडी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कानून के मुहावजों की नजर में पड़ने से पहले ही खुद को ठीक ठाक कर लिया जाए तो कोई बात नहीं। और तुम कभी किसी से इसका तस्करा नहीं करोगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह आपको यकीन दिलाऊं। और हमें ब्लैकमेल भी नहीं करोगे। क्या मैं सूरत से ऐसा ही आदमी लगता हूँ? सूरत से तो ऐसे लगते हो कि अगर किसी ने जोर से डांट भी दिया तो बाग खड़े हो गए, लेकिन क्या हकीकत भी यही है? अब इसके बारे में क्या अर्ज करूं कि सूरत खुदा की बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस सिलसिले में मुझसे कोई गैर कानूनी हरकत हरगिज सरजद ना होगी। अच्छा, तो फिर तहखाने की रही। हाँ, इसे भी देख लिया जाए, इमरान ने कहा और किसी सोच में पड़ गया। गजालो तो पहले ही से बेहद मुतफक्किर नजर आ रही थी। ड्राइंग रूम की फिजा पर बोझल सा सन्नाटा तारी हो गया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।